प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। आज विधि शास्त्र के जिस टॉपिक को लेकर हम उपस्थित हुए हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो न्याय प्रशासन है। इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक चालू करूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर लें और नीचे बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो है न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, न्याय और प्रशासन। जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन भी इसका नाम है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अर्थात न्याय प्रशासन न्याय के माध्यम से व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना ही न्याय प्रशासन है। ये काम राज्य अपने भौतिक बल के द्वारा, इस भौतिक बल के प्रयोग के द्वारा इस अधिकारों का उपयोग करके व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विद्यार्थियों, पुरातन काल की जब मैं बात करूं, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपने व्यक्तिगत शक्ति या बल को ही अपनी ताकत मानता था और वही उसके पास एकमात्र साधन था। धीरे धीरे क्षण क्षण समाज ने तरक्की करी और इस समाज की तरक्की के बाद व्यक्तिगत ताकत जो है वो पंच के माध्यम से प्रकट हुई, अर्थात न्याय प्रशासन पंचों के हाथ में आया। फिर बाद में इसके अंदर संघों ने प्रवेश किया, पंचायत इत्यादि। इसके बाद मध्यस्थ इसके अंदर प्रवेश हुए और मध्यस्थ के बाद ये जो विधि द्वारा स्थापित जो न्यायालय हैं उनका निर्माण हुआ और ये काम धीरे धीरे न्यायालय के पास आ गया। न्याय प्रशासन के पीछे जो बेसिक बात है, जो मूल आवश्यकता है, वो है व्यक्ति को जो उसकी पारस्परिक निर्भरता है और उसका आपसी सहयोग, इन दोनों को मेंटेन करने का काम न्याय प्रशासन के माध्यम से किया जाता है। मनुष्य की 5 आवश्यकताएं हैं: रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। राज्य का ये कर्तव्य है कि मनुष्य की इन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना, मनुष्य की इन प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए ही न्याय प्रशासन के माध्यम से ये कार्य किया जाता है। देखिए, अरस्तु बहुत बड़े विधिशास्त्री हुए, उन्होंने कहा है, दार्शनिक भी हुए, उन्होंने कहा है कि मनुष्य यदि पूर्णता प्राप्त कर ले, अर्थात मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर ले, तो वो इस सदी का सर्वोत्तम प्राणी है। लेकिन यदि यहाँ से न्याय तथा विधि को अलग कर दिया जाए तो मनुष्य अपने निकृष्टतम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अर्थात न्याय और विधि के माध्यम से ही राज्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा कर सकता है। इस न्याय प्रशासन के संबंध में सामंत की एक डेफिनेशन भी है। सामंत के अनुसार समाज में कितना भी अमन चैन क्यों न हो, समाज में कितनी भी शांति क्यों न हो, उसके ऊपर एक बल का तत्व होना आवश्यक है। यदि बल का तत्व यहाँ पर आवश्यक नहीं होगा या बल का तत्व विद्यमान नहीं रहेगा तो जनता में अराजकता हो जाएगी, जनता अपने अधिकारों का गलत उपयोग करने लग जाएगी और व्यक्ति से व्यक्तियों के अधिकारों को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाएगा। इसीलिए न्याय प्रशासन के माध्यम से राज्य व्यक्तियों के अधिकारों की, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसका क्या मेन उद्देश्य है? तो इसका सबसे पहला उद्देश्य ये अधिकारों का सुरक्षा कवच है। ये अधिकारों के सुरक्षा कवच का काम करता है, अर्थात यह अधिकारों के ऊपर एक आवरण का निर्माण करता है और इसके माध्यम से व्यक्तियों के अधिकार पूरी तरीके से सुरक्षित रहते हैं। अर्थात इसके माध्यम से व्यक्तियों के ऊपर एक आवरण, अधिकारों के ऊपर एक आवरण का निर्माण होता है। दूसरी बात, इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है न्याय प्रशासन का न्यायालयों की स्थापना करना। इसके माध्यम से कोर्ट्स का निर्माण किया जाता है। कोर्ट के द्वारा व्यक्तियों के यदि उसके अधिकारों को नुकसान पहुंचा है तो इसके माध्यम से उसको उसके अधिकार दिलाए जाते हैं। ये न्यायालय के माध्यम से किया जाता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम इसके द्वारा किया जाता है वो किया जाता है अपराधों का निवारण करना, अर्थात
अपराधों को रोकना और उसका निवारण करना, ये न्याय प्रशासन के माध्यम से किया जाता है। अर्थात न्याय प्रशासन से अपराधों का निवारण और उसकी रोकथाम संभव है। विद्यार्थियों, ये 3 बड़े मुख्य उद्देश्य हैं जो राज्य द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं और इसी के माध्यम से ही व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। न्याय प्रशासन के 2 प्रकार हैं। इसके 2 प्रकार हैं। पहला न्याय प्रशासन है दीवानी न्याय प्रशासन है, जिसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। और दूसरा है आपराधिक न्याय प्रशासन, जिसे क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। इन 2 टाइप्स के माध्यम से व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा यहां पर की जा सकती है। 2 प्रकार के हैं, दीवानी न्याय प्रशासन है और आपराधिक न्याय प्रशासन का निर्माण राज्य के द्वारा किया जाता है। देखिए, ये शक्ति पूरी तरीके से राज्य में ही निहित है, अन्य किसी व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। दीवानी न्याय प्रशासन में व्यक्ति को किस प्रकार से कुछ चीजें प्रदान की जाती है, तो दीवानी न्याय प्रशासन के माध्यम से व्यक्ति को क्षतिपूर्ति दिलाई जाती है और उसे हर्जाने का भी अधिकार है दीवानी न्याय प्रशासन के माध्यम से। जबकि हम आपराधिक न्याय प्रशासन की बात करें तो आपराधिक न्याय प्रशासन के द्वारा राज्य द्वारा व्यक्ति को दंड दिया जाता है। देखिए, ये अधिकार सिर्फ राज्य द्वारा ही दंड देने का अधिकार है और किसी व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। यहाँ पर राज्य द्वारा दंड देने के पीछे जो बेसिक लॉजिक है वो ये है कि अपराध की पुनरावृत्ति ना हो और जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उस व्यक्ति को दंडित करने से समाज में भय उत्पन्न हो। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और वो है यहाँ पर अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकना और अपराधियों में अपराध के प्रति भय कायम करना इसका मेन मोटिव है। इसलिए आपराधिक न्याय प्रशासन व्यवस्था में इस प्रकार की सिस्टम को निर्माण यहाँ पर किया गया है। आपराधिक न्याय प्रशासन व्यवस्था में जो बड़े महत्वपूर्ण 5 सिद्धांत हैं वो काम करते हैं। 5 सिद्धांत आपराधिक न्याय प्रशासन में दंड व्यवस्था में काम करते हैं और इन 5 सिद्धांत ये इस प्रकार से हैं। सबसे पहला सिद्धांत है वो सिद्धांत है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, अर्थात अपराध का प्रतिशोध लेना प्रतिशोधात्मक सिद्धांत की विशेषता है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो विक्टिम या पीड़ित व्यक्ति को भी ये अधिकार होगा कि वो उस व्यक्ति को क्या कर ले, उस व्यक्ति से प्रतिशोध ले ले। यदि आपने आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, और सामान्य अगर परिभाषा में बोला जाए तो ये सिद्धांत जैसे को तैसा वाले सिद्धांत पे काम करता है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति ने आपको नुकसान पहुंचाया है तो आप उसे भी नुकसान पहुंचा दें। लेकिन महात्मा गांधी ने इस सिद्धांत की एक बार आलोचना करते हुए कहा था कि आंख के बदले आंख और कान के बदले कान होने से जो 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 समाज है उसको विकलांग होने का खतरा है। दूसरा सिद्धांत यहाँ पर काम करता है वो काम करता है निरोधात्मक, अर्थात प्रिवेंटिव या अपराध प्रिवेंटिव थ्योरी। ये निरोधात्मक सिद्धांत ये बात करता है अपराध की रोकथाम की, अर्थात राज्य द्वारा जेल, कारागार आदि का निर्माण किया गया है जिसमें जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उस व्यक्ति को इसके अंदर दंडित करके रखा जाता है ताकि दोबारा अपराध का समाज में आगमन नहीं हो और आपराधिक व्यक्ति इस प्रकार के समाज से दूर हो जाए और उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाए। तीसरे प्रकार की थ्योरी होती है वो होती है प्रतिरोधात्मक थ्योरी। प्रतिरोधात्मक थ्योरी जो होती है, जो प्रतिरोधात्मक सिद्धांत है, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत बात करता है कि समाज में अपराधी को दंड तो देना है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत में, लेकिन मेन उद्देश्य ये है कि व्यक्ति को दंड देने से बाकी के समाज में दंड के प्रति भय उत्पन्न करना। पुरातन काल में व्यक्तियों को ओपन फांसी देने का या खुले फांसी देने का प्रावधान था, लेकिन बाद में ओपन फांसी देने में कई बार ऐसी स्थिति भी बनी यहाँ पर कि लोगों ने
उस दंड को ध्यान से देखा नहीं या ध्यान नहीं दिया और वहाँ पर भी लोग चोरी और छेड़खानी जैसे आपराधिक गतिविधियों में संलग्न हो गए, तो उस अपराध को, उस ओपन फांसी देने के सिस्टम को हमारे यहाँ पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। चौथे प्रकार का सिद्धांत बात करता है, वो बात करता है प्रायश्चित्तात्मक सिद्धांत, अर्थात व्यक्ति को जो है ये मौका देना कि वो अपने अपराध का क्या कर दे, थोड़ा सा प्रायश्चित कर ले। तो प्रायश्चित्तात्मकता का सिद्धांत जो काम करता है वो इस सिद्धांत पे काम करता है कि आपने यदि अपराध किया है तो आपको जेल के अंदर इस बात के लिए डाल दिया जाए कि आप अपने अपराध के का प्रायश्चित करें, उस पर दुख व्यक्त करें, रो लें, आंसू निकाल लें, ताकि इसके माध्यम से आपका जो मन है वो पूरी तरीके से निर्मल हो जाए और दोबारा आप जो है अपराध की तरफ उन्मुख न हो। फ्रांस में पुरातन काल में कई बार कैदियों को ओपन जेल के अंदर बंद कर दिया जाता था और वहाँ से उन्हें समाज के लोग आते जाते देखते और वो ये देखते और सोचते कि ये व्यक्ति किस तरीके से स्वतंत्र होकर घूम रहे हैं और हम किस तरीके से यहाँ पर अंदर परेशान हैं, वो अपने अपराध के बारे में रियलाइज करें, इसके लिए इस सिद्धांत का निर्माण किया गया है। और पांचवा सिद्धांत इसके अंदर काम करता है और वो है जो ये आधुनिक सदी का सिद्धांत है और वो है सुधारात्मक सिद्धांत। अर्थात अब यहाँ पर इस थ्योरी के अंतर्गत आपराधिक न्याय प्रशासन व्यवस्था में व्यक्ति को सुधार पर जोर दिया जा रहा है। अर्थात व्यक्ति को जेल के अंदर रखना समाज में भय उत्पन्न करना न होकर पूरी तरीके से समाज के अंदर यह बात रखना कि अब व्यक्ति को सुधारा जाएगा और सुधारने के माध्यम से व्यक्ति दोबारा अपराध नहीं करता है। पेरोल, प्रोबेशन, खुली जेल आदि का निर्माण सिर्फ इसीलिए किया गया है ताकि व्यक्ति के अंदर सुधार किया जा सके। नारी सुधार गृह, बाल संप्रेषण गृह, बाल गृह और किशोर गृह, ये इसी कारण से निर्माण किया गया है ताकि व्यक्तियों को यहाँ पे सुधारा जा सके। विद्यार्थियों, न्याय प्रशासन के इस चैप्टर में मैंने आपको परिभाषा, इसका उद्देश्य, साथ में राज्य द्वारा किस प्रकार इसका प्रयोग और इसके प्रकार, साथ में आपराधिक न्याय प्रशासन को थोड़ा सा विस्तार से बताने का कोशिश किया है। यदि आपको इससे संबंधित कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर करें और चैनल को